अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डॉक्टर इमराज़ ऑफिशियल। आज की वीडियो में खुश आमदीद। और आज की जो वीडियो है इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे शाटिका के ऊपर, जिसको अरकन निसा का दर्द भी कहा जाता है। और मोस्ट कॉमनली एज़ कम्पेयर टू मैन, फीमेल्स के अंदर ये पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम शाटिका को डिस्कस करेंगे, इसकी साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे, इसके रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है शाटिका का। और लास्ट में हम इसमें डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइजेज़ को, कि वो कौन सी एक्सरसाइजेज़ हैं जिसको करके इससे रिलीफ हासिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो अगर देखें शाटिका को, हम देखेंगे शाटिका बेसिकली क्या चीज़ है। शाटिका बेसिकली जो प्रॉब्लम है ये शाटिक नर्व के इरिटेट होने की वजह से होता है। अब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि शाटिक नर्व जो है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, क्या ऐसी रीज़न होती है जिसकी वजह से ये पेन इसमें होती है। सबसे पहले तो नर्व के बारे में आपको बताऊं कि नर्व बेसिकली इंतहाई सेंसिटिव चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर। नर्व्स इतनी सेंसिटिव हैं कि अगर एक लिक्विड का एक छोटा सा ड्रॉप भी इसके ऊपर गिरे तो ये जो है ना दब सकती है। तो इट्स सो सेंसिटिव। तो अगर शाटिका, जो शाटिक नर्व है उसको अगर आप कहें तो उसकी जो बेसिकली जो वेड्थ होती है इस अंगूठे जितनी होती है, और उसकी जो लेंथ है लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी नर्व्स के। अगर देखा जाए तो विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी, तो नो डाउट उसमें हम शाटिक नर्व को कहेंगे कि शाटिक नर्व इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी। अब हम आते हैं शाटिक नर्व का जो रूट है उसको भी डिफाइन करते हैं और फिर प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हैं कैसे हैं। अब इसमें डायग्रामेटिक व्यू में अगर देखें, डायग्राम के अंदर आप देखें, ये टॉप पे ये जो रीजन है ये लो बैक रीजन है। जो कमर का हिस्सा है ये बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे हमारे मोरे होते हैं, कमर के मोरे होते हैं, जिनको हम लंबर वर्टिब्रास कहते हैं। और ये जो लंबर वर्टिब्रास हैं ये बेसिकली तादाद में 5 होते हैं। और इसको हम अगर बोलें तो इसको हम L1, L2, L3, L4 और L5 इसको हम बोलेंगे। तो बेसिकली जितना भी बॉडी का वेट होता है वो सारे ये जो लंबर वर्टिब्रास हैं ये बियर करते हैं। दैट्स वाई इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक जो हमारी रूटीन की जो लाइफ है वो सारी इनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अब बेसिकली जो शाटिक नर्व है वो अराइज कहाँ से होती है, निकलती कहाँ से। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो चौथा और पांचवा मोरा होता है कमर का, ये जो चौथे और पांचवें मोरे के दरमियान में से ये निकलती है। और फिर यहाँ पे सैक्रम के साथ से होते होते ये नीचे हिप मसल आ जाता है। हिप मसल में जहाँ पे ग्लूटल मैक्सिमस होता है, यानी कि बेसिकली दो मसल बड़े होते हैं यहाँ पे मेन हिप एरिया में। एक ग्लूटल मिनिमस होता है और एक ग्लूटल मैक्सिमस होता है। तो मैक्सिमस ग्लूटल वो होता है बेसिकली जहाँ पे इंट्राग्लूटल इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, जैसे डेक्लोरान वगैरह हो गया, डीप वो मसल्स में लगाते हैं। तो बेसिकली जो शाटिक नर्व है इसका रूट इस तरह के कि ग्लूटल मैक्सिमस के साथ से होती हुई नीचे हैमस्ट्रिंग मसल पे आती है, हैमस्ट्रिंग मसल से होती हुई ये फिर नीचे आ जाती है, पॉप्लिटियल नर्व में आ जाती है। फिर ये 3 ब्रांचेस इसकी मज़ीद बनती हैं जिसको पेरोनियल नर्व में कहेंगे। सबसे पहले जो है इसके हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व आएगी, और फिर इसकी दूसरी ब्रांच जो डिवाइड होगी वो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व आएगी, और तीसरी ब्रांच होगी इसकी वो डीप पेरोनियल नर्व होगी। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं शाटिक नर्व को तो हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो कमर का मेन एरिया है, चौथा और पांचवा मोरा है, जो वहाँ से ये शाटिक नर्व अराइज होती है। और हैमस्ट्रिंग हिप के मसल से होते हुए, हैमस्ट्रिंग मसल होते हुए यहाँ नी से बिल्कुल जब नी के पास आती है तो नी से नीचे जो है ना इसकी ब्रांचेस आ जाती है। वो भी बेसिकली इसकी ब्रांचेस आगे होती हैं। तो बेसिक जो है वो शाटिक नर्व जो है उसको इरिटेट क्यों होती है ये अब हम डिस्कस करते हैं। देखें, जो शाटिक नर्व है इसके जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये इरिटेट हो सकती है, शाटिका जिसकी वजह से हो सकता है, अरकन निसाबी इसको हम कह सकते हैं। तो ये बेसिकली 2 रीज़न्स हैं इसकी। नंबर 1 रीज़न ये हैर्निएटेड डिस्क जो है उसमें प्रॉब्लम हो।
यानी कि जो हर्निएटेड डिस्क है, यानी कि बेसिकली जो कुशन होता है वर्टिब्रा के बीच में, बेसिकली ज़्यादा वेट उठाने से भी हो सकता है, कोई ऐसी एक्टिविटी हो और या फिर कोई इंजरी आ जाए या एक्सीडेंटल इंजरी आ जाए, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर हर्निएटेड डिस्क जो है उसमें प्रॉब्लम आएगा तो ऑटोमेटिकली जो सciatic नर्व उसके नीचे से जा रही है L4 के नीचे से, तो वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, दब जाएगी। दूसरी रीज़न इसकी ये है कि अब जैसे जैसे एज बढ़ती है, साथ साथ जो बोन्स होती हैं उनके अंदर भी शेप जो है बोन्स की चेंज होना शुरू हो जाती है। अब अगर वर्टिब्रा है, यहाँ पे मोरा है, मोरे की शेप चेंज होगी तो डेफिनेटली उसके नीचे से sciatic नर्व जा रही है, तो अब जैसे ही वो मोरे की शेप चेंज होगी तो डेफिनेटली वो जो नीचे नर्व है उसको कंप्रेस करेगी, और जब वो कंप्रेस करेगी तो नर्व क्या हो जाएगी, दब जाएगी, और जब नर्व दब जाएगी तो फिर उससे इरिटेशन होगी और पेन बहुत शदीद किस्म का होगा। तो ये दो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से sciatica होता है। अब हम इसकी आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे आ जाते हैं, जो बेसिकली जो बड़ी साइन एंड सिम्टम्स हैं वो क्या हो सकती हैं। उसमें सबसे जो मेन हाईलाइटेड किस्म की जो सिम्टम है वो जो बाकी पेन्स को, sciatica को बाकी पेन्स से डिफरेंशिएट करती है, वो कौन सी है, आज हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में, अब फिजियोथेरेपी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वक्त सुन रहे होंगे, तो उनके हवाले से भी मैं उनको पहले क्लास में भी बताता रहता हूँ और जनरली वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि sciatica को और जो आम पेन है उसको हम बेसिकली डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक पेशेंट आपके पास आता है तो वो कहता है कि मेरे किसी ख़ास स्पेसिफिक एरिया में पेन हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कहता है कि लो बैक पेन है, कमर में दर्द हो रहा है, उसको कह देता है। और दूसरा पेशेंट आता है, वो कहता है कि मुझे जो है ना काफ मसल में, जो टांग की पिनी है वहाँ पे पेन हो रहा है। या कोई मसल आता है, पेशेंट आता है तो वो कहता है कि मुझे ग्लूटल मसल में, यानी कि हिप का जो मसल है वहाँ पे पेन हो रही है। तो अब ये तीनों केसेस जो आपके सामने आए हैं, ये एक स्पेसिफिक एरिया को बता रहे हैं कि यहाँ पे पेन है। तो ये जो एक स्पेसिफिक एरिया होता है ना, इसको अगर हम देखें तो ये जो पेन होता है ये बेसिकली मस्कुलर पेन में इसको करदाना जाता है। अब हम आ जाते हैं जो sciatica है, जो sciatic पेन है, जो sciatic नर्व के इरिटेशन की वजह से होता है। अब एक पेशेंट, ये तो एक 3 किस्म के ऐसे पेशेंट आ गए जिन्हें स्पेसिफिक एरिया आपको बता दिया कि इस एरिया में पेन होता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ऐसा जो पेशेंट है बेसिकली उसको जो है ना ये मस्कुलर पेन है। अब दूसरा पेशेंट आपके पास आता है तो वो अगर आपको रिपोर्ट करता है पेशेंट के, मेरा जो है ना कमर से लेकर नीचे एड़ी तक दर्द है, यानी कि उसकी पूरी जो लेग है, कमर से लेकर नीचे पूरी लेग जो है उसमें पेन बहुत शदीद किस्म का है, तो ये जो पेन होगा ये sciatica कंसिडर होगा। यानी कि हमने इधर से मस्कुलर पेन को डिस्कस किया और इधर से sciatica को डिस्कस किया कि दोनों में फ़र्क क्या है। जो मस्कुलर पेन है वो एक स्पेसिफिक एरिया की तरफ होगा, और जो sciatica है वो बेसिकली पूरे उसमें लेग में, वो थ्रू आउट द लेग जो है वो क्या करेगा, पेनिट्रेट कर जाएगा, तो वो बेसिकली sciatica है। तो अब हमने इसकी जो सिम्टम्स देखी, सबसे पहली सिम्टम्स तो ये है कि पूरी जो लेग है उसमें इरिटेटिंग पेन होगा, ये सबसे पहली सिम्टम्स है। दूसरी सिम्टम्स ये है कि जो लेग है, पूरी जो टांग है वो सुन्न हो जाएगी, और उसके अंदर जैसे सुइयाँ नहीं चुभती, टिंगलिंग जो है इस किस्म की सुइयाँ चुभती हैं, इस किस्म की फीलिंग्स होगी। टांग ज़्यादा देर सुन्न रहेगी, क्योंकि जैसे ज़ाहिर बात है जो sciatic नर्व है वो दबी हुई है, कंप्रेस है, तो उसकी वजह से बेसिकली जो प्रॉब्लम रेज़ होगा, टांग का सुन्न हो जाना और बीच में सुइयाँ वगैरह चुभना, ये सारी की कंडीशंस होगी। और तीसरी जो बड़ी सिम्टम्स है वो इसकी ये होगी कि ये जो पेन है ये माइल्ड पेन से सीवियर पेन की तरफ, बर्निंग पेन की तरफ जाता है, यानी कि हल्का दर्द होता है, फिर आस्ता आस्ता उसकी इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है, और आखिर में इतनी इंटेंसिटी बढ़ती है कि वो बर्निंग पेन की तरह होती है, और ऐसे लगता है जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो, इस किस्म का पेन होता है। तो दैट्स वाई इसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पेन है तो वो भी sciatica में कंसिडर होगा। फिर उसके बाद ये तो सारी चीज़ें इसमें आ गई हमारे पास। एक और मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकती है इसकी, sciatica की मोस्ट कॉमन सिम्टम एक और ये होती है कि पेशेंट जिसको sciatica है,
अगर वो कफिंग करेगा, खांसी करेगा, स्नीजिंग करेगा, छींकेगा, तो उससे भी इसका जो पेन है वो लेग में बढ़ेगा। और अगर वो ज़्यादा देर बैठेगा तो तब भी उसका पेन बढ़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि बेसिकली जो बैठने की वजह से प्रेशर आता है नर्व के ऊपर, और वो नर्व जो है ना और ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो ये तो बेसिकली बड़े सिम्टम्स थे इसके। और फिर अगर इसके बाद सिम्टम्स के बाद इसके हम रिस्क फैक्टर्स को देख लें कि रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले तो एज आ जाती है। अगर एज है 50 ईयर्स से अबव हो गई है तो डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बताया कि जो मोरे हैं, जो वर्टिब्रा हैं, उनके अंदर जो बेसिकली शेप उनकी चेंज हो रही होगी, और शेप चेंज होने की वजह से जो नीचे से नर्व जा रही है वो भी ज़ाहिर बात है इफेक्ट होगी और दब जाएगी, जिसकी वजह से ये पेन हो सकता है। ओबेसिटी सेकंड बिग प्रॉब्लम। ओबेसिटी की वजह से कैसे हो सकता है, मोटापे की वजह से sciatic नर्व कैसे डैमेज हो सकती है। उसकी रीज़न ये है कि जब मोटापा होगा तो जो लो बैक एरिया है, कमर का एरिया है, जो मेन वर्टिब्रास हैं कमर के, ज़ाहिर बात है सारा वेट उन्हीं के ऊपर वही बर्दाश्त करते हैं। तो जब वेट ज़्यादा होगा, उनके ऊपर प्रेशर आएगा, तो उससे भी जो नर्व है वो कंप्रेस हो सकती है। फिर उसके बाद हमारे पास और जो चीज़ आती है, एक प्रोलॉन्ग सिटिंग आ जाता है। अगर एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि वो हर वक्त बैठना है उसने, तो उसके बैठने की वजह से भी डेफिनेटली जो sciatic नर्व का रूट है, ये यहाँ से कमर से लेकर हिप एरिया से होकर नीचे तक आता है। तो ज़ाहिर बात है कंटिन्यूस बैठने से उसकी जो ग्लूटल मसल है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ग्लूटल मसल के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से फिर ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, नर्व जो है कंप्रेस हो सकती है। फिर एक और कॉमन रीज़न जो मैंने देखी है, जितने अपनी इस 15 साल जो प्रैक्टिस है फिजियोथेरेपी की, इसमें जो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि sciatica ऐसे कॉमन जो है ना मेल्स में क्यों बढ़ता जा रहा है। उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न है, जैसे हम लेदर बटुआ जो है, जो पर्स जिसको कहते हैं, बटुआ जो है आप जब वो बैक साइड पे रखते हैं, जो पैंट है उसकी पॉकेट में रखते हैं और फिर आप कहीं भी आए तो बैठ जाते हैं। अब देखिए पर्स तो है आपकी पॉकेट में, लेकिन आप बैठ गए तो आपका पूरा वज़न उसके ऊपर आया, और पर्स है, वो पर्स की लोकेशन ऐसी होती है कि वो जो sciatic नर्व का रूट होता है बेसिकली वहाँ पे वो उसको पड़ा होता है। जब ज़्यादा देर बैठेंगे तो उस पल्स की वजह से प्रेशर पड़ेगा नर्व के ऊपर, तो वो भी बेसिकली पेन हो सकता है। वो नर्व जो है ना वो बेसिकली कहाँ से कंप्रेस होगी, वो ग्लूटल मैक्सिमस से कंप्रेस हो सकती है, वहाँ इस एरिया से इरिटेट हो सकती है। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। फिर इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो डायबिटीज़, शुगर। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो नर्व्स को डैमेज कर देती है, और शुगर की वजह से भी नर्व डैमेज होगी, और उसके डैमेज होने की वजह से sciatic नर्व क्या हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है। तो ये तो हमारे पास बेसिकली सारे आ गई साइन एंड सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर्स आ गए। अब इसकी प्रिवेंशन, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स तो ये हो सकते हैं कि सबसे पहले रेगुलर एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज जो है रेगुलर करेंगे तो डेफिनेटली उससे इसके जो चांसेस हैं वो कम से कम होंगे। सेकेंडली, अगर हम अपने उठने और बैठने का पोस्चर सीधा कर लें, यानी कि अगर एक बंदे ने ज़्यादा देर बैठना है तो वो कम से कम पोस्चर अपना सीधा रखे, स्पाइन अपनी बिल्कुल स्ट्रेट रखे, तो उसकी वजह से भी वो प्रिवेंटिव मेजर्स में आ जाता है, और उसकी वजह से जो sciatic नर्व है उसका प्रॉब्लम उसको नहीं होगा। फिर अगर ऐसा कोई पेशेंट है या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसको प्रॉब्लम है या नहीं है, इन केस अगर वो उसकी जॉब, नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि जो ज़्यादा देर खड़े रहना है, तो अगर ज़्यादा देर खड़े रहना है या ज़्यादा देर बैठना है, दोनों कंडीशंस में वो आफ्टर ईच और हर घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद थोड़ा-सा उठ के चहलकदमी कर ले, सिट स्टैंड कर ले, उससे क्या होगा, जो नर्व होगी वो क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली 8 से 10 घंटे बैठना है या खड़े होना है, तो उसकी वजह से नर्व्स के ऊपर प्रेशर आएगा, और जो sciatic नर्व है वो कंप्रेस होने के चांसेस हैं, और जिसकी वजह से पेन हो सकता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं
जिनमें हल्का-फुल्का पेन होता है कमर में और वो फिर शिद्दत इख्तियार कर जाता है। जब वो शिद्दत इख्तियार करता है तो उसकी वजह से भी बेसिकली जो sciatica है वो हो सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसे पेशेंट जिनमें पेन हो या जिनमें sciatica भी हो, तो उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या करना चाहिए, जैसे अभी ये मैं नीचे चीज़ गिराता हूँ ज़मीन में और अगर मैं ऐसे झुक के उठाऊँगा इसको तो डेफ़िनेटली प्रॉब्लम होगा, पेन होगी। तो उसका बेस्ट वे ये है कि सीधा ऐसे नीचे बैठेंगे और ऐसे उठाया और सीधा ऊपर आया। तो ये बेसिकली इसमें हो सकता है। फिर उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है sciatica में, एक्सरसाइज़ेज़ में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको हम एसएलआर एक्सरसाइज़ेज़ कहते हैं, स्ट्रेट लेग रेज़ एक्सरसाइज़ेज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिंपल मैं बताता हूँ आपको। ऐसे आप लेटे हुए हैं और ये आपकी लेग है सपोज़, यहाँ पे आपने कोई भी कपड़ा बाँधा और उसको अपनी तरफ खींचना है लेग को ऐसे करके। तो आपकी जो लेग है ये स्ट्रेट होनी चाहिए। अब ये जैसे-जैसे एंगल बढ़ेगा ज़ाहिर बात है उससे पेन भी शदीद होगा। लेकिन ये नर्व जो है, जो sciatic नर्व है ये बेसिकली रिलैक्स ही इसी एक्सरसाइज़ की वज़ह से होगी। और जैसे ही आप इनिशियली आप जो 10 टाइम्स रिपीट करेंगे तो मुश्किल से यहाँ तक लेग पहुँचेगी। लेकिन आपने इसको छोड़ना नहीं है, इस एक्सरसाइज़ को करते रहना है और जब ये यहाँ पे पहुँचेगी लेग आपके 90 के एंगल पे, तो उसमें जो sciatic नर्व है वो 100% रिलैक्स होगी और उससे आपकी जो पेन है उसमें डेफ़िनेटली कमी आएगी। लेकिन ये जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं ये किस वक़्त करनी है? ये अगर ठंडे मसल्स हैं तो उसमें तो नहीं करेंगे, उसमें पेन और शदीद होगा, उसमें मसल्स जो है टॉर्न होने का, लिगामेंट्स टॉर्न होने का ख़तरा है, वो टियर्स जो है वो टियर्स होने का ख़तरा है लिगामेंट्स का और मसल्स का। तो उससे सबसे बेस्ट वे तो ये है कि सबसे पहले इंफ्रारेड जो हीट है वो लगाई जाए कमर से लेकर पूरी लेग में। उससे जब ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर हो जाएगी, थोड़ा-सा मसल ट्यून अप भी हो जाएँगे। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हल्का-हल्का मसाजर लगाएँगे ताकि मसल्स में स्टिमुलेशन हो, मसल्स एक्टिव हों और वो काम अच्छा करें। और तीसरे नंबर पे आप जब टेंस मशीन लगाएँगे तो वो अब ये काम की चीज़ है। ये टेंस मशीन को हमने बेसिकली जो sciatic नर्व का रूट है उसको डिफ़ाइन करके लगाना है ताकि प्रॉब्लम जो है वो जल्द अज़ जल्द ठीक हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको कहा कि L4, L5 से sciatic नर्व बेसिकली अरेज़ होती है ना, तो एक पैच आप उसका टेंस मशीन का L4, L5 पे लगाएँगे, ठीक हो गया। दूसरा पैच आप लगाएँगे इसका यहाँ पे ग्लूटल मैक्सिमस जो मसल है इसके पास लगाएँगे। ये ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक होती है टेंस मशीन, 7 मिनट्स तक उसका टाइम होता है, लेकिन उसमें आप सेकंड मोड पे लगाएँगे। जो टैपिंग 2 मोड है वो लगाएँगे, वो सबसे अच्छा मोड होता है बेसिकली टेंस मशीन में और बियरेबल भी होता है हर पेशेंट के लिए। तो वो जब करेंगे उसके बाद फिर आपने यहाँ से करके ये ज़रूरत है sciatica में पूरी टाँग में पेन होता है तो हमने उसके हिसाब से चलना है। ये जब 2 रिलैक्स हो जाएँगे तो फिर आपने ये जो एरिया है जिसको हम बेसिकली हैमस्ट्रिंग मसल्स आप कह लें, जो थाई की बैक साइड का एरिया है, यहाँ पे एक लगाना है और फिर उसके बाद सेकंड आप जो पॉप्लिटियल मसल है, पॉप्लिटियल मसल कौन-सा होता है जो बिल्कुल घुटने की बैक साइड पे अगर आप देखें जो नर्व मसल्स आपको फ़ील होगा वो पॉप्लिटियल मसल है और वहाँ से जो उस मसल के पास से जो नर्व गुज़र रही होगी वो पॉप्लिटियल नर्व है। तो बेसिकली जब पॉप्लिटियल नर्व के ऊपर लगाएँगे तो वो और ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा पेशेंट और उसके बाद जब यहाँ से आप कर लेंगे तो फिर नीचे आ जाता है काफ मसल्स आ जाते हैं। ये जिसमें पेरोनियल नर्व आ जाती है, डीप पेरोनियल नर्व आ जाती है, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व आ जाती है। तो बेसिकली ये काफ मसल्स के पास होती हैं। तो काफ मसल्स के ऊपर आपने दोनों पैचेज़ ऊपर-नीचे करके लगा देने ताकि उससे भी पेशेंट के पेन में कमी हो और उसकी इंटेंसिटी कम हो और उसको जल्द से जल्द रिलीफ़ मिले। तो ये तो टॉपिक था हमारा आज का sciatica का। उम्मीद है आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको पसंद आई होगी इसमें और अगर कोई चीज़ आप क्वेरीज़ करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप मैसेज में लिख के कर सकते हैं और हम आपसे राब्ता करेंगे इसके बारे में। तो इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।